मैं प्रभा करगाई आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल लामाचौड़ हल्द्वानी से आज आपके लिए कक्षा 10 का गद्य खंड पार्ट 1 नेताजी का चश्मा लेकर प्रस्तुत हुई। तो बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपके लिए काव्य खंड का सूरदास के पद भेजा था। आशा है आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा और अपना वर्क भी अच्छे से किया होगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये पाठ है पार्ट 1 यानी कि पार्ट 1 नेताजी का चश्मा, इसके जो लेखक हैं वो है स्वयं प्रकाश जी द्वारा ये लिखा हुआ पाठ है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस पाठ के लेखक का परिचय करवाऊंगी। इस पाठ के जो लेखक हैं वो है स्वयं प्रकाश जी। तो स्वयं प्रकाश जी ने ये पाठ लिखा है और उनका जो जन्म था, अब हम चलते हैं स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपको यहाँ पर उनका जीवन परिचय बताऊंगी। इनका जो जन्म था वो 1947 में इंदौर में हुआ था। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो 1947 में इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे है इनकी शिक्षा, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद इन्होंने नौकरी भी की। उसके बाद काफ़ी समय तक नौकरी के दौरान ये राजस्थान में रहे। तो इस तरह इनकी शिक्षा मैकेनिकल इंजीनियर थी। पत्रिका यानी कि इन्होंने जो पत्रिका लिखी थी वो थी वसुधा एक पत्रिका है जो इनके नाम से निकलती है। उसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे सूरज कब निकलेगा, एक पहली रचना इनकी है सूरज कब निकलेगा। अगला है आएंगे अच्छे दिन, एक रचना इनकी है आएंगे अच्छे दिन। और एक है आदमी जात का आदमी, यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखा है वो ये 3 चीजें इन्होंने लिखी हैं, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन और आदमी जात का आदमी। अगला है उपन्यास में इन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं, बीच में विनय और ईंधन, ये 2 पत्रिकाएं उपन्यास लिखे हैं। अगला है पुरस्कार, इनको हिंदी जगत में ये एक आदर्श कवि के रूप में, लेखक के रूप में इनका नाम लिया जाता है। तो इनको जो हिंदी जगत में जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सरकार द्वारा इनको बनमाली पुरस्कार दिया गया। पहला पुरस्कार इनको बनमाली पुरस्कार मिला, दूसरा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कि राजस्थान द्वारा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो इस तरह स्वयं प्रकाश जी के बारे में मैंने आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताया। तो बच्चों, इनके जीवन परिचय के बाद इन्होंने आपकी जो गद्य खंड है क्षितिज, इस बुक में एक पाठ लिखा है जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। अब ये जो नेताजी का चश्मा इन्होंने लिखा है, इस चैप्टर के मैं आपको थोड़ा सा सारांश समझाऊंगी और आप ध्यान से सुनेंगे। तो नेताजी का ये जो चश्मा है बच्चों, इसका जो संक्षिप्त सार है, इसमें क्या है कि एक कैप्टन है और वो कैप्टन चश्मे बेचने का काम करता है। उसी के अंदर एक स्वतंत्रता सेनानी का जज्बा है जो चश्मे के रूप में दिखाई देता है। जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कैप्टन के ही द्वारा देशभक्ति का प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता है, उस कस्बे के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी देशभक्ति का प्रमाण मिलता है। यानी कि आज भी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जिंदा है। इस बात को ये पाठ आपका दर्शाता है कि आज भी लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जिंदा है। तो पढ़ते हैं नेताजी का चश्मा, इसकी मैं आपको थोड़ा सा सारांश समझाऊंगी और सारांश के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। हालदार साहब को हर 15 दिन, हालदार साहब थे तो हर 15 दिन के अंदर में एक छोटे से कस्बे में आना पड़ता था किसी काम के सिलसिले में। तो वो हमेशा यहाँ से जाया करते थे, गुजरा करते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था, जिसमें कि एक लड़कियों का स्कूल था, एक लड़कों का स्कूल था और एक कारखाना था, एक नगर पालिका था। ठीक है, उसके बाद कुछ न कुछ मतलब वहाँ पर नगर पालिका द्वारा कुछ न कुछ काम होता रहता था, कोई ना कोई काम वहाँ होता रहता था। तो आज नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने पर विचार किया। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा छोटा सा
जज्बा है, यहाँ हमें एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति बनानी चाहिए। ऐसे जो नगर पालिका वाले थे उनके दिमाग में ये एक बात आई। तो अब मूर्ति कैसे बनेगी, कहाँ से बनेगी, ये सब चीज़ें, इन सब पर सवाल उठे। तो नगर पालिका द्वारा बहुत सारे काम किए गए। तो पूरी बात तो अब पता नहीं है, लेकिन देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने के कारण अच्छी मूर्ति का लागत अनुमान पता नहीं चला, यानी कि मूर्ति में कितना खर्चा होगा, उसको बनाने में क्या खर्चा आएगा, क्या बजट आएगा, ये कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो इस बारे में कुछ विचार नहीं हुआ। तो अंत में क्या हुआ, जब ये सारे विचार फेल हो गए तो उसके बाद स्कूल के ही एक मास्टर थे, एक ड्राइंग मास्टर थे, जो इकलौते उस स्कूल के स्कूल के इकलौते ड्राइंग टीचर थे। उनका नाम था मोतीलाल जी को यह काम दे दिया गया। उनसे कहा गया कि आपको एक मूर्ति बनानी है जो सुभाष चंद्र बोस जी की। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं 1 हफ्ते में या 15 दिन में इस मूर्ति को आपको दे दूंगा। यानी कि उन्होंने महीने भर का, मतलब मूर्ति को तैयार करने का महीने भर की मूर्ति का उन्होंने समय मांगा कि 1 महीने में ये मूर्ति मैं आपको बना के दे दूंगा। अंत में जब कहीं से भी मूर्ति बनने का उतना अनुभव नहीं हुआ तो नगर पालिका वालों ने वहीं के प्राइमरी टीचर के आर्ट ड्राइंग, जिसको आप कहते हैं कला टीचर, को मूर्ति बनाने का काम दे दिया। तो इस तरह जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति जो थी संगमरमर की थी। अब मूर्ति बनकर तैयार हो गई, देखा गया कि मूर्ति पूरी तरह संगमरमर की है। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर भी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, काफ़ी अच्छे बने थे, और बहुत उस मूर्ति में नेताजी बहुत कोमल दिखाई दे रहे थे, और उनकी जो मूर्ति थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। इस तरह सब कुछ था, लेकिन नेताजी की मूर्ति में एक अधूरापन आज भी था। यानी कि उनकी जो मूर्ति थी उसमें चश्मे की कमी थी। नेताजी की मूर्ति में चश्मा लगाना मूर्तिकार भूल गया था, चश्मा उसमें नहीं था। अब एक बार क्या हुआ, हालदार साहब जो अक्सर काम के सिलसिले में यहाँ आया करते थे, उस रास्ते से फिर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि चौराहे पे एक मूर्ति लगी हुई है। उन्होंने देखा कि चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक सुंदर मूर्ति लगी है। तो उन्होंने उनके चेहरे में एक कौतूहल भरी मुस्कान फैली, बहुत मतलब अच्छी मुस्कान। बहुत अच्छा लगा उनको ये देखकर कि एक छोटे से कस्बे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की इतनी अच्छी मूर्ति बनाई गई है। तो बहुत अच्छी उनको अच्छा लगा, और ये आइडिया भी उनको बहुत अच्छा लगा। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल का। अब उन्होंने देखा कि वो मूर्ति तो पत्थर की है, लेकिन उन्होंने देखा कि उसमें एक रियल का चश्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों में एक रियल का चश्मा लगाया गया है। तो उन्होंने देखा कि एक रियल का चश्मा उसमें लगाया है, जबकि मूर्ति क्या है, संगमरमर की है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। अब हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने देखा कुल मिलाकर नागरिकों का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा जैसा भी है, इस कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास है ये बहुत ही उत्तम है, बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने बहुत ही सराहना इस चीज की। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं है, महत्व मूर्ति लगाने का या वो कैसी दिखती है इसका नहीं है। हवलदार साहब ने कहा महत्व है कि इस कस्बे के जो लोग हैं उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो इसको दर्शाता है। तो इस तरह हवलदार साहब बहुत प्रसन्न हुए। अब दूसरी बार जब वो वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि आज जो नेताजी का चश्मा है वो थोड़ा बदला हुआ है। पहले तो बड़े फ्रेम वाला चश्मा उनके चेहरे पर लगा हुआ था, लेकिन आज जब वो यहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वो चश्मा जो था वो एक अलग रूप में लगा हुआ था, यानी कि दूसरा गोल चश्मा उसमें लगाया हुआ था। तो इस तरह वहीं पर एक पान वाले की दुकान थी, वहाँ पर वो पान बेचता था, तो अधिकतर लोग वहाँ से पान खरीदा करते थे। तो हवलदार साहब वहाँ पर, हवलदार साहब को बहुत ही जिज्ञासा हुई जानने की कि आखिर ऐसा क्यों। पहले दिन जब मैं यहाँ से गुजरा तो बड़े फ्रेम का चश्मा था और आज मैं यहाँ से गुजरा हूँ तो एक गोल छोटे फ्रेम का चश्मा यहाँ पर लगा हुआ है। तो हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि भाई आखिर ये बताओ कि कल इस मूर्ति में आज से 15 दिन पहले मैंने देखा कि बड़े फ्रेम का चश्मा लगा हुआ था, लेकिन आज इस
लगा हुआ है। तो पान वाले ने हंसते हुए कहा कि ये सब कैप्टन का काम है। तो जब उन्हें पता चला कि बहुत ज़्यादा उत्सुकता जब उन्हें हुई तो उन्होंने पूछा कि भाई आखिर मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो इस मूर्ति पे अलग अलग चश्मे नेताजी को पहनाए जाते हैं, ऐसा क्यों, ये कौन करता है? तो तभी पान वाले ने हंसकर जवाब दिया कि कैप्टन ने किया है। तो कैप्टन के बारे में उन्हें जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। तो उसके बाद हवलदार साहब अपनी उत्सुकता को दिल में दबाए हुए वहाँ से चले गए। आज उन्होंने देखा कि अगली बार वो फिर वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा और फिर चश्मा बदला हुआ था। तो उन्होंने पान वाले से कहा कि आज फिर ये चश्मा बदला हुआ है। तो पान वाले ने उनकी उत्सुकता को कम करते हुए उनसे कहा कि साहब ये हमारे गांव का एक कैप्टन है जो चश्मे को बेचता है, यानी कि दिन भर चश्मे बेचता है और जैसे ही कोई ग्राहक अलग चश्मा मांगता है तो वो नेताजी की आंखों से वो चश्मे को निकालकर वो चश्मा उसे दे देते हैं और दूसरा चश्मा वहाँ पर उस मूर्ति में लगा देते हैं। यानी कि वो क्या करते थे, वो कैप्टन क्या करता था कि जैसे गोल्ड फ्रेम वाला चश्मा नेताजी की आंखों से निकाल दिया और निकाल के उसे अपने जो ग्राहक है उसको दे देते थे और उसके पास जो चश्मा रहता था उसको वो फिर नेताजी की मूर्ति में लगा देते थे। तो इस प्रकार रोज रोज अलग अलग चश्मे नेताजी के मूर्ति में लगाए जाते थे। ये सब सुनकर हवलदार साहब को बड़ा कौतूहल हुआ और बहुत ही जिज्ञासा हुई कि आखिर कैप्टन ऐसा क्या है, क्या वो कोई देशभक्त है? तो ये सब पान वाले से उन्होंने पूछना चाहा, लेकिन पान वाले ने उनका कोई खास जवाब देना उचित नहीं समझा और उन्होंने कहा, पान वाले ने कहा कि साहब अब बहुत हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताऊंगा। तो उसी समय हवलदार साहब ने देखा कि एक लंगड़ा व्यक्ति लंगड़ाता हुआ वहाँ से आ रहा है जो स्वयं कैप्टन है, यानी कि कैप्टन चश्मे गली कूचे में जाकर चश्मे बेचता था और दिन भर उसका यही काम रहता था कि वह अपने चश्मों को बेचता था। जैसे ही कोई ग्राहक वैसा चश्मा उससे मांगते थे वह नेताजी का चश्मे से चश्मा उतार कर अपने ग्राहक को दे देता और फिर दूसरा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता। तो यह सब सुनकर हवलदार साहब जी वहाँ से चले गए। तो अचानक फिर से इस बार नेताजी बहुत समय बाद इस कस्बे में उनका आना हुआ, यानी कि काम के सिलसिले में वो बहुत अधिक व्यस्त हो गए थे। तो आज महीने डेढ़ महीने में उन्हें इस कस्बे से गुजरना पड़ा। तो उसके बाद जब वो यहाँ आए तो उन्होंने एकदम से जिज्ञासा भरी नजरों से मूर्ति को देखा। तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर आज फिर कोई चश्मा नहीं। तो उनकी नज़र एकदम से मूर्ति पर गई तो उन्होंने देखा कि आज नेताजी की जो मूर्ति है उनकी मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है। तो उनको बड़ा अजीब सा लगा और उन्होंने मजबूरन वहाँ पर वह रुक गए और रुक कर वह अपनी जीप से उतरे और उन्होंने पान वाले से कहा, उन्होंने देखा कि चारों तरफ बहुत सन्नाटा है, बाजार भी बंद है। तो यह सब देखकर उनको बड़ा अजीब लगा। तो वह उतरे और उन्होंने पान वाले से कहा कि भाई आज नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा क्यों नहीं है? यह सुनकर पान वाला बहुत ही उदास हो गया और उसने अपनी गर्दन झुका दी, यानी कि उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि फिर उसने बहुत ही धीमे स्वर में हवलदार साहब जी से कहा कि साहब कैप्टन मर चुका है, यानी कि आज कैप्टन इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए नेताजी की मूर्ति में भी चश्मा नहीं है। तो यह सुनकर हवलदार साहब को बहुत ही बुरा लगा और उनके मन इतना दुखी हुआ कि वह वहाँ से सीधे उल्टे पांव लौट गए और चुपचाप चले गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि फिर एक बार उनका आना उस कस्बे में हुआ। काफ़ी समय बाद उस कस्बे में उनका आना हुआ। तो जैसे ही वह उस कस्बे में आए तो उन्होंने देखा कि आज नेताजी के चश्मे, तो वह वहाँ रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि कैप्टन मर चुका है। तो उनको उस जगह पर रुकना अच्छा ही नहीं लगा, लेकिन उनकी जो आंखें थी वो बार बार मजबूर हो जाती थी वहाँ पर
जो लगी मूर्ति थी उसको देखने के लिए वो मजबूर हो जाते थे। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से भी कहा था कि आज वहाँ पर गाड़ी मत रोकना, सीधे चलाकर ले जाना। लेकिन जैसे ही उस कस्बे से उनकी गाड़ी आज गई तो उन्होंने, उनकी जो आदत थी वो मूर्ति को देखने की हो गई थी। तो उन्होंने एक नज़र उठाकर फिर मूर्ति को देख ली। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि मूर्ति में एक गोल तार का फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ है, तो उन्होंने एकदम से अपनी गाड़ी वहाँ पर रुकने के लिए कहा और वो वहाँ से उतरे। तो उन्होंने फिर पूछा कि आज नेताजी की जो मूर्ति है इसमें चश्मा किसने लगाया? तो तब पान वाले ने जवाब दिया, साहब ये जो चश्मा है ये गांव के बच्चों के द्वारा लगाया गया है। तो इस तरह नेताजी को यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्रसन्नता हुई कि वास्तव में आज भी केवल बड़ों में ही नहीं, बच्चों के अंदर भी क्या है, एक देशभक्ति का जज्बा आज भी जिंदा है। तो इस तरह बच्चों ने जो कैप्टन की कमी थी उसको उस कस्बे में पूरा किया और एक बहुत सुंदर चश्मा अपने हाथों से बनाकर गोल फ्रेम का चश्मा मूर्ति पर लगा दिया। तो इस तरह हवलदार साहब ने अपने मन में सोचा कि वास्तव में इस कस्बे के बड़े में ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों में भी आज भी देशभक्ति का जज्बा जिंदा है। तो इस तरह बच्चों, ये जो मैंने आपको पाठ का सारांश समझाया इसे आप अपनी बुक में भी रीड करेंगे और जब आप इसको बुक में एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका पूरा संक्षिप्त जो सार है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो इस पाठ में आपके कुछ प्रश्न उत्तर हैं और प्रश्न उत्तर भी इसी कहानी से संबंधित आते हैं। इसी पाठ के सारांश से आपके प्रश्न उत्तर लिए। अब चलते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वो देशभक्त के समान था। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। इसलिए उस कस्बे के सारे लोग उसको क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे। जबकि वह कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसको क्या कहते थे? कैप्टन। चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। पहला क्वेश्चन है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? दूसरा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तीसरा है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? क्योंकि हवलदार साहब ने सोचा कि आज सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों में चश्मा नहीं मिलेगा क्योंकि देशभक्त कैप्टन मर चुका है और अब वहाँ किसी के अंदर ऐसी देश प्रेम की भावना जीवित नहीं है। तो इसलिए हवलदार साहब क्या हो गए थे? वहाँ से गुजरने में बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि कैप्टन अब मर चुका है। अगला है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता था? मूर्ति पे जो एक सरकंडे का गोल चश्मा लगा था वो क्या उम्मीद जगाता था? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता था है कि अभी लोगों के अंदर क्या है? देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। वे भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए हैं। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा आज भी है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। जब उन्होंने देखा कि कैप्टन के मरने के बाद भी एक सरकंडे का गोल चश्मा उसमें लगा है, तो उन्होंने कहा कि आज भी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके अंदर आज भी देशभक्ति की भावना सुरक्षित है। तो यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। अगला है, जब उन्होंने नेताजी की प्रतिमा की आँखों पर चश्मा लगा देखा तो हवलदार साहब के मन की निराशा की भावना अचानक आशा में परिवर्तित हो गई। उनकी हृदय की प्रसन्नता आँखों से आंसू बनकर झलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में पूरी तरह भरी हुई है। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है।
और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका उत्तर होगा, हवलदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा, उस देश का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं, जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उनकी स्वास्थ्य की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है, यानी कि कई लोग देशभक्ति की मजाक बनाते हैं। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि आज भी क्या है, देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। प्रश्न नंबर 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें पान वाले के रेखा चित्र से मतलब है कि वो कैसा दिखता था, ये आपने इसमें लिखना है। पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने ही बाल थे, ज़्यादा नहीं थे। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। तो वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। जब हवलदार साहब द्वारा पूछा गया तो कैप्टन क्यों कहा जाता है, तो उस टाइम जो पान वाला था उसने कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। इस तरह पागल है पागल करके उसकी मजाक बनाई। तो कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर ये जो प्रतिक्रिया है वो हमने लिखनी है। यह टिप्पणी उत्तर है। यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हवलदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा की गई थी, जो बिल्कुल उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, यानी कि वह पैर से लंगड़ा था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था। परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाले व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। कहने का अर्थ यह है कि हवलदार साहब ने जब सुना कि पान वाला उसकी इस तरह मजाक बना रहा है तो उनको बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने यही कहा कि पान वाला जो कैप्टन है वह वास्तव में नाम से ही नहीं व्यक्तित्व से भी क्या है, कैप्टन है, क्योंकि उसके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है, शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं है, यानी कि शरीर से वो कमज़ोर है, एक पाँव से वो लंगड़ाता है, फिर भी वह देश के बारे में इतना सोचता है कि वह न सक्षम न होते हुए भी रोज़ क्या करता है, मूर्ति पर चश्मे बदलता है और उसी चश्मे को फिर अपने ग्राहक को देकर फिर उस पर नया चश्मा लगा देता है। तो यह जो समर्पण की भावना देखी हवलदार साहब ने कैप्टन के अंदर, तो वह उसकी बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति को हमेशा श्रद्धा का पात्र माना जाता है, उसका उपहास नहीं किया जाता है। जैसे कि पान वाले ने उसका एकदम से उपहास किया, तो यह चीज़ हवलदार साहब को बुरी लगी। तब उन्होंने अंत में कहा कि ऐसे व्यक्ति जो देश के प्रति समर्पित हैं, देश के प्रति त्याग कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो इस भावना को पूरी तरह अपने दिल में लगाए हुए हैं, उन लोगों का हमने सम्मान करना चाहिए, यानी कि उनकी इन भावनाओं को हमने समझना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसे लोग क्या होते हैं, श्रद्धा के पात्र होते हैं, ना कि उनका उपहास हमें बनाना चाहिए।